नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश भर के करोड़ों पेंशनर्स जो हैं लगातार न्यूनतम पेंशन को जो है 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में 9 मार्च को जंतर मंतर पर 3 दिन का जो है धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें पेंशनर्स ने साफ कहा कि 1,000 में गुजारा करना संभव नहीं। अब EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे EPS 95 पेंशन पर मचे बवाल की। इसके बाद चर्चा करेंगे कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की। खबरें आ रही हैं कि यूजर बेस में सुधार से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी आई। क्यों आई तेजी और क्या क्या वजह है, इसको भी डिकोड करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, जैसा कि हमने देखा कि EPS 95 पेंशन को लेकर जो है 9 मार्च से जो है धरना प्रदर्शन होता हुआ दिखा, बहुत व्यापक स्तर पर। मतलब हम लोग जो है उस चीज़ को जो है लाइव भी देख रहे थे सर। अच्छी संख्या में लोग जुटे हुए भी थे। कारण स्पष्ट था, कहा गया कि जो है पैसा बच नहीं रहा है। 1,000 अधिकतर लोग कहते हुए नजर आए कि 1,000 से लेकर 1,100 रुपये जो है हमको मासिक पेंशन मिलती है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि दवाई के लिए कैसे मैं खर्चा निकालूं, रहने सहने के लिए मैं कैसे खर्चा निकालूं, और तमाम मेरे जो खर्चे हैं, बुढ़ापे की जो लाठी होती है पेंशन, वो कैसे गुजारा किया। लेकिन आज ताज़ा अपडेट ये है सर कि कई जगहों से, देश के कई जगहों से, चित्तौड़गढ़ तो एक एग्जाम्पल है सर, वहाँ से कह दिया गया है कि 2 अप्रैल तक सब कुछ सुलटा लीजिए, नहीं तो हम फिर से जंतर मंतर पहुँचेंगे और अब जो है आमरण अनशन होगा। क्या है पूरा अपडेट, आप समझाइए। नहीं, कुल मिला के सरकार को दरअसल 2 अप्रैल तक की डेडलाइन जो है, अब वो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं तमाम संगठनों से, अब उन्होंने एक सरकार को डेडलाइन दे दी है कि साहब 2 अप्रैल तक आपको EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करना होगा, अदरवाइज़ अब आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। मसला इसलिए भी विशाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में 2-3 बड़े अपडेट इस मामले को लेके आए हैं जी, और इसको सिलसिलेवार तरीके से हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपका मार्च की शुरुआत में 3 दिन की जंतर मंतर पे विरोध 9 से प्रदर्शन 12 और धरना हुआ इसी मामले को लेके कि आप बढ़ाइए। लाखों जो है कर्मचारियों के जो है प्रतिनिधियों के तौर पे और तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। उसके बाद संसदीय पैनल की एक रिपोर्ट आई। संसदीय पैनल की रिपोर्ट ने भी इस बात को माना और सरकार को सिफारिश की इस बात की कि साहब आप जो है जो 1,000 रुपये की आप EPS के तहत पेंशन देते हैं, ये कतई नाकाफ़ी है, इससे किसी का गुजारा होता नहीं है, आपको इसको सम्मानजनक स्तर पर लेकर आना होगा जल्द से जल्द और तत्काल इसकी आवश्यकता है। ये उस संसदीय पैनल की रिपोर्ट में कहा गया। अब उसके बाद जो है वो मनसुख मांडवी साहब जो लेबर मिनिस्टर हैं, उनका संसद में बयान आया। बोले कि साहब अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही कि जो 1,000 रुपये की पेंशन है उसको बढ़ाकर 7,500 या कोई दूसरा अमाउंट पर बढ़ाया जाए, उसको रिवाइज करने की बात। तो 3-4 ऐसे बड़े अपडेट हैं जो इस मामले में लगातार हुए और हमने हाल में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था और तब ये बात कही थी कि ये मसला दरअसल एक बड़ा प्रेशर पॉइंट सरकार के लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। जिस तरह से, मतलब ठीक उसी तरह से, या हम ये मानकर चल सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो 8वां वेतन आयोग हो या पुरानी पेंशन की व्यवस्था हो, उसको लाने के लिए जिस तरह से लगातार प्रेशर एक्सर्ट किए हुए हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं एक एक मांग को लेके, अब लगता है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी उस ट्रिक को या उस रणनीति को समझ लिया है और वो अब इस मांग से जो है पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। विशाल, चलिए सर, इस मांग में एक और बहुत अहम मांग ये है कि DA भी जो है जोड़कर मिल जाए तो बड़ा बढ़िया हो। उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल DA को जोड़ना, और हम लोगों ने इससे पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर आपको इन्फ्लेशन को भी देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपको इन्फ्लेशन के कंपोनेंट को भी समझना होगा। अदरवाइज जैसे जैसे जो है साल पास होंगे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आपका जो कॉस्ट है, चाहे खर्चे हों चाहे इलाज का खर्च हो,
ये सब आपके बढ़ते जाते हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना बेहद जरूरी है विशाल। चलिए, अब सरकार का क्या पक्ष है ये भी हम जो है जाते जाते बता देते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया था कि सरकार पहले से ही जो है इस योजना में वित्तीय मदद दे रही है। इसमें ईपीएफओ के जो मौजूदा सदस्य हैं उनके लिए 1.16% का योगदान और 1,000 की जो न्यूनतम पेंशन है उसके लिए जो है बजटीय प्रावधान जो है वो किया गया है। अब एक्चुअल डेफिसिट वाला जो मामला जो प्रवीण सर समझा रहे थे, सरकार पहले ही हाथ खड़ा कर देती है कि देखिए ये पैसा देने में भी देखिए बजट से हमको जो है मदद लेना पड़ता है। तो सरकार को देखिए बजटरी सपोर्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि जो पैसा हम आपको वापस करें वो पूरा आपका ही पैसा हो। हालांकि सरकार एक बात और भी कहती है कि साहब जो ईपीएस के लिए पैसा जाता है उसमें 1.16% हमारा योगदान है और उसके ऊपर से बजटरी सपोर्ट है। लेकिन आप ऐसा सरकारी कर्मचारियों के साथ भी कर रहे हैं। अगर आप लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को अगर आप राहत दे रहे हैं, तो 6-7 करोड़ जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कामगार हैं, आपको वहाँ पर भी राहत देनी होगी, देना चाहिए सरकार को। आप लंबा चौड़ा टैक्स वसूलते हैं, गवर्नमेंट 20% 30% टैक्स जो है सरकारें लेती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तौर पर नहीं मिलना चाहिए, ये एक विशाल एक सवाल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान जो है कंपनी के शेयर करीब 5.5% तक उछल गए। ये तेजी देखिए कंपनी के सब्सक्राइबर बेस में गिरावट की जो रफ्तार वो कम होने के बाद वाली जो खबर आई उसके बाद देखने को मिली। अब इसी खबर को जो है और आसान भाषा में समझिए। देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए जो है पिछले कुछ साल जो है काफ़ी जो है चैलेंजेस भरे रहे। हर महीने जो है लाखों यूजर्स ने कंपनी का जो है साथ छोड़ दिया, लेकिन जनवरी 2026 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ग्राहक जो है कम होने की संख्या में भारी गिरावट आई है। कंपनी ने जनवरी महीने में 4,11,337 जो है वायरलेस जो है कस्टमर्स कमाए थे। वहीं दिसंबर 2025 में कंपनी ने 9.40 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो खोए थे। यानी जो कस्टमर्स के खोने की जो है संख्या उसमें 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब चूंकि खबर जो है वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई है, एजीआर ड्यूज से लेकर तमाम मामलों को जो है हम लोग प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते थे। ये बड़ी राहत है बॉस। 50% का डिक्लाइन मतलब रिटेंशन हो रहा है, लोग ठहर रहे हैं। क्यों? क्या बड़ी वजह यह है कि सरकार से मदद मिल रही है? वो बिल्कुल, देखिए सरकार ने एक तो जो एजीआर बकाया पे सरकार का जो पिछले साल के आखिर में फैसला आया और उसके बाद ये भी खबर आई कि लगभग 27,000 करोड़ का एक एक्चुअल जो ओवरऑल जो डिमांड है एजीआर की उसमें कमी आ सकती है, उतना रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। तो एक तो बड़ी बात ये है जी। दूसरी जो खबर, ताज़ा खबर है वोडाफोन आइडिया को लेके, जाहिर तौर पर सर्विसेज और नेटवर्क भी दुरुस्त हुआ होगा इस दौरान, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी ये लगा होगा कि नहीं अब कंपनी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर के आसपास से ये एजीआर की खबर आई थी तब। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण खबर है जो पूरे वोडाफोन आइडिया का आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है इस चीज़ को बताती है, वो है सरकार का ये कहना कि हम वोडाफोन आइडिया में अपना स्टेक डाइल्यूट करने नहीं जा रहे हैं। ये 49% जो है 49% का जो सरकार का स्टेक है, ये एक बड़ा फैसला है सरकार का, जो ये दिखाता है कि कंपनी में सरकार इन्वेस्टेड रहना चाहती है। सरकार को लगता है कि कंपनी टर्न अराउंड यहाँ से करेगी, आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। और इसीलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने मिंट को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो वोडाफोन आइडिया से अपना स्टेक जो है 49% स्टेक उसको बेचे। क्योंकि विशाल पहले असल में इस बात की खबरें आई थी बहुत बहुत मैं आपसे काउंटर करने वाला था। हाँ, सरकार असल में पहले इस तरह की खबरें आई थी कि सरकार इस स्टेक को निकालना चाहती है और एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर को लेकर आना चाहती है। खबरें आ रही थी कि विदेश से भी कोई लोग आ सकते हैं, फॉरेन से। बिल्कुल, तो ये एक बात आ रही थी कि जिसके सरकार एक एग्जिट रूट तलाश रही है। वो असल में होता तो संभवतः उसको एक नेगेटिव वो माना जाता कि सरकार खुद कंपनी से बाहर भले फेज्ड मैनर में है लेकिन उससे एग्जिट करना चाहती है। लेकिन अब चूंकि टेलीकॉम मिनिस्टर ने जो पूरा मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सरकार का इरादा ऐसा नहीं है। इसका मतलब सरकार खुद कंपनी के कामकाज को आगे बढ़ते हुए देख रही है। सरकार को लगता है कि ये यहाँ से कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। बहुत बड़ा मोरल बूस्टअप हो जाएगा बॉस, अगर समझा जाए, अगर शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के रूप में भी देखा जाए, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। सरकार का बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है विशाल
कि अभी 2-4 दिन पहले ही तो ये खबर आई थी कि JSW और कुछ और कंपनियां जो है वोडाफोन आइडिया में 45 से 60 हज़ार करोड़ रुपए तक लगाने के लिए सोच रही हैं। तो इन्वेस्टर्स आने का सिलसिला दिखाई दे रहा है और ऐसे वक्त पे सरकार ने अब फैसला किया कि साहब हम अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। जी क्या सर आपको याद है कितने रुपए पे सरकार के पास जो स्टेक है 49% के आसपास, 6-7 रुपए के आसपास ना? हाँ, लगभग इतने पे ही होगा। एग्जैक्ट मैं तो आपसे ये सब सवाल पूछता भी रहता हूँ न्यूज़ रूम में। तो 6-7 रुपए का माल अभी 12 रुपए के आसपास है और आगे भी इसके प्रोजेक्शंस अच्छे ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल अब सरकार को ये लग रहा होगा कि जब इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, मान लीजिए AGR ड्यूज पे दे रहे हैं, तो जो पैसा भाई 36,950 करोड़ रुपए को सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था अपने। तो अब सरकार ये सोचती होगी कि उस पैसे का निकलना विद प्रॉफिट में आ जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? सरकार के पास कहने को जाएगा कि साहब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उससे सरकार को प्रॉफिट मिला। असेट मोनेटाइजेशन जो सरकार देख रही, मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया कल को साल 2 साल या 3 साल बाद सरकार अगर यहाँ से निकलती है तो हो सकता है सरकार अच्छे प्रॉफिट को एक देख रही हो और कंपनी का भी तब तक टर्न अराउंड हो चुका हो। एक बड़ी चीज यहाँ और भी है, सरकार भी ये चाहती कि इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब वोडाफोन आइडिया अपने एक जो जैसे बोलते हैं ना बदहाली के दौर से एक बहाल कंपनी, अच्छी कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, उस जंक्चर पे सरकार कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती। सरकार चाहती है ये पूरी प्रोसेस स्मूथली हो जाए, एक बार कंपनी फिर से पैरों पर खड़ी हो जाए, नए जो सब्सक्राइबर्स के एडिशन का सिलसिला आता हुआ दिखाई दे, कंपनी का आरपू बड़े प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे, उसके बाद सरकार शायद ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन पे यहाँ से निकलने को का रास्ता देखे। चलिए, आरपू के फ्रंट पे भी सर अभी तो फिलहाल 200 के नीचे ही है VI, हालांकि जियो और एयरटेल जो है बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, वो 200 से ऊपर हैं, लेकिन उस फ्रंट पर भी देखना होगा कि क्या वोडाफोन आइडिया जो है आरपू बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। अब एक कदम तो ये उठा कंपनी का टिकना भी जरूरी है, जैसा हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि डुओपोली न रह जाए इस सेक्टर में, इसलिए लिहाज से भी। सर एक लास्ट सवाल, BSNL को लेकर भी एक खबरें आ रही थी, BSNL वाला भी क्या है सर? सरकार वो भी चाह रही है क्या कि इसको भी खड़ा करें, साथ में साथ BSNL को भी खड़ा किया जाए? बिल्कुल, सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि BSNL को बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जाहिर तौर पर सरकार ने हैवी इन्वेस्टमेंट BSNL में किए हैं, साल दर साल आधार पे बजटरी सपोर्ट है, रिवाइवल पैकेजेस हैं। हम लोगों ने अच्छी खासी एक बड़ी रिपोर्ट की थी BSNL पे, विशाल आपने और मैंने। तो ये सर आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा सर इसका पूरा द बिगर पिक्चर क्या है? सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में आएँ तो ठहरें, लोगों को सेवाएं दें, लोगों को अच्छा ऑप्शंस मिले। नहीं, सरकार देखो BSNL को एक क्रिटिकल कंपनी मानती है कम्युनिकेशन सेक्टर का, और सरकार ये मानती है कि गांव देहात जहाँ पे अभी तक भी ये कंपनियाँ नहीं पहुँची है प्राइवेट, वहाँ पे BSNL का नेटवर्क है, वहाँ पे चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल फ़ोन हो, वो BSNL के ही काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट BSNL में बहुत ज़्यादा है, हर साल करती है। दूसरी ओर सरकार जो आप बात कह रहे हैं कि 3 या 4 कंपनियां अगर इस सेक्टर में रहती हैं, वो एक अच्छा रहेगा कंपटीशन के लिहाज से। तीसरी और ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है विशाल की सरकार को लगता है कि भारत का 150 करोड़ की 140 करोड़ की आबादी वाला देश, टेलीकॉम सेक्टर में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूमर हैं, उसके तमाम आंकड़े जो हैं वो आते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी की बात इस बार भी कही गई जब वित्त मंत्री ने अपना भाषण दिया बजट वाला। तो सरकार को ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ सालों में ये दायरा और बढ़ने वाला है, डिजिटल इकोनॉमी हो या डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है या बाकी तमाम चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन से दरअसल जुड़ी हुई हैं, डेटा मोबाइल फ़ोन से। ऐसे में जब 150 करोड़ लोगों की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियां पूरी नहीं कर पाएंगी, ये सरकार को लगता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि एक वोडाफोन आइडिया जिसमें तकरीबन 50% सरकार की हिस्सेदारी है वो भी बनी रहे, और एक जो पूरी की पूरी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है उसको भी खड़ा किया जाए 4G 5G के साथ, ताकि चाहे ब्रॉडबैंड सर्विसेज हों या वॉइस और डेटा सर्विसेज हों, उसको ये कंपनी दे पाए और यहाँ से आगे चलकर एक अच्छा खासा रेवेन्यू सरकारी खजाने में आए। भाई यही धंधा एयरटेल कर रही है जी, यही धंधा आपकी ये कर रही है जियो, और दोनों का आरपू एक का 250-55 है और एक का उससे थोड़ा बहुत कम है जियो का। तो जो कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हैं,
जो एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने एयरटेल मनी का नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो कर्ज बांटेगी, एक नया बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बिजनेस केवल और केवल इसी धंधे से शुरू किया, जिसमें 20,000 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, कर्ज बांटेगी आगे चल के। तो जो कंपनियां इसी धंधे में प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं अच्छा खासा स्टैंड अलोन, उसी सेक्टर में बीएसएनएल क्यों नहीं काम कर सकती, संभवतः सरकार की ये सोच है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस खबर की वजह से जो है दुनिया भर के शेयर बाजार में जो है कोहराम मचा हुआ है, कमोडिटी स्पेस में हलचल मची हुई है, उस खबर को भी समझ लेते हैं। चूंकि वजह है ईरान इजराइल अमेरिका वॉर। ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि प्रवीण सर के पास जो है गहरी समझ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर कल ही एक खबर आई बॉस, कहा गया, बड़ा अच्छी खबर मानी गई कि लगता है कि अब वॉर जो है ईज ऑफ हो सकता है। कहा गया कि अब लोग जो है जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स है या जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वहाँ पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन आज ही सुबह में जो है फिर 10 बजे 11 बजे के आसपास से खबर आई कि ईरान ने फिर से अटैक कर दिया है किसी ऑयल रिजर्व पर, और फिर से जो है हलचल तेज हो गई है। उसके बाद बाजार भी जो है ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाए। सर ताज़ा अपडेट क्या है, आपसे हम समझना चाहें। नहीं, देखिए, कुछ एनालिस्ट बहुत एक वाक्य में तो पहले ये समझ लीजिए कि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये गैस डूम्सडे जैसी सिचुएशन क्रिएट अगले कुछ दिनों में, कुछ वक्त में हो सकती है, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो या 1 महीने और चीज़ें इस तरह से जंग छिड़ी तो एक जो डेफिसिट है, अभी जो गैस का एक गलट था कुछ वक्त पहले तक, क्योंकि अमेरिका में भी नई सप्लाई शुरू हो रही थी, बिल्डअप कर रहा है अमेरिका भी अपने गैस प्रोडक्शन को, तब लग रहा था कि दुनिया भर में गैस का गलट शुरू हो रहा है। खास तौर पे मैं एलएनजी की बात कर रहा हूँ। गलट मींस हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए आसान मतलब भाषा में। एक कहें कि ओवर सप्लाई, ओके है ना, ज़्यादा एक्सेस सप्लाई की बात है। अब उसको मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगर ये झंझट या ये संघर्ष 1 महीने ज़्यादा चला तो ये डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ता हुआ यहाँ पे गैस की सप्लाई को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूएई में जो कतर में, माफ़ कीजिएगा, जो आपका रास लफान करके जो साइट थी, वहाँ 17% जो एलएनजी की जो पूरी की पूरी साइट थी स्टोरेज की और प्रोडक्शन की, वहाँ पे 17% जो सप्लाई है या जो इनटेक है उसका, उस पे हिट हुआ है। सालाना लगभग 13 मिलियन टन का जो है इसकी आउटपुट है, दुनिया भर के देश खरीदार हैं। तो अब विशाल पहली बड़ी चीज़ जो समझ में आ रही है वो क्रूड से ज़्यादा बड़ी गैस की क्राइसिस समझ में आ रही है। भारत एक एलपीजी की क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन अब एलएनजी की क्राइसिस भी मुझको आती हुई दिखाई दे रही, जैसी दुनिया भर के जो एनालिस्ट और जो जानकार हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं, आपकी बातों का लब्बुल लुआब है सर, कि जो हमारे घर पर जो है पाइपलाइन से जो गैस आ रही है वहाँ आफत आएगी, जो गाड़ियों में जो है सीएनजी हम लोग डलवाते हैं वहाँ दिक्कत होगी। बिल्कुल, अगले मतलब आप ये समझिए कि कई जो मॉर्गन स्टैनली और तमाम जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अप्रैल मध्य से जो है वो एक गैस की क्राइसिस मतलब दुनिया भर में वो दिखाई दे सकती है। चलिए सर, क्राइसिस की बात आपने छेड़ दी है सर, तो अपने यहाँ भारत के यहाँ क्या स्थिति है ये भी हम समझ लेते हैं सर। जिस दिन ऐसी खबरें आ रही थी सर गैस को लेकर 60 रुपये जो है बढ़ोतरी कर दी गई थी, उसी रात को फिर जो है ह्यू एंड क्राई मच गया। आज की ताज़ा अपडेट है सर कि 2 रुपये जो है 30 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है प्रीमियम पेट्रोल को अगर आप खरीदते हैं तो। ये कई लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं सर कि ये तो भाई शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है ये खबर सर, इसको भी समझाइए, झटका लगने वाला है क्या? आज 3 बड़े कम से कम फैसले ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी सीधी सीधी जेब पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं, और जो असर मिडिल ईस्ट की क्राइसिस का जो हमारे घरों पर पहले रसोई गैस के तौर पर दिखा, अब वो सीधे जेब पर आता हुआ नजर आ रहा है विशाल। पहला जो असर आया, इम्पैक्ट आया, जिसमें सरकार ने भी अपनी सफाई दी कि 2 रुपये 35 पैसे तक के प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। सरकार ने कहा कि ये 2 से 4% तक की इसकी सेल्स है, ओवरऑल जो देश में पेट्रोल की बिक्री है उसमें 2 से 4% की बिक्री, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन दाम बढ़े एक चीज़। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स जो हैं, इंडस्ट्रियल डीजल, इंडस्ट्रियल बाकी के जो गैस वगैरह हैं, सरकार ने उसके दाम भी यहाँ पे बढ़ाते हुए ओएमसीज दिखाई दे रही हैं। तीसरी बड़ी चीज़, जो आप घर पे खाना मंगाते थे उसमें जोमेटो ने 12.50 से बढ़ाकर उसको 14.90 कर दिया, यानी तकरीबन 15 रुपये अब आपकी
प्लेटफॉर्म फीस हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर अब यहाँ दिखाई दे रहा है। अगली कड़ी में क्या चीज़ होगी, ये एक सवालिया निशान है, और लग ये रहा है कि अभी नहीं तो अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ से बढ़ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पाइप जो नेचुरल गैस है, पीएनजी है, उसकी भी कीमतों में यहाँ से इजाफा हो। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ निकल रहे हैं उन पर जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक टोल टैक्स लेने की सोच रहा है, उसमें फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि एक कंपनी ने $2 मिलियन दिए हैं और उसके बाद अपना एक टैंकर पास कराया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसका मतलब ये है कि अगर जो टैंकर वहाँ से $2 मिलियन पर टैंकर का अगर फीस पे करके निकल रहा है तो वो अल्टीमेटली प्राइस किसको चुकाना होगा, वो अल्टीमेटली प्राइस एक कंज्यूमर के सिर पर ही आएगा अगर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं जी। एक और जो आंकड़ा है जो मतलब आपको ये बताता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत क्या है, वो ये है विशाल कि यहाँ से पहले जब स्थितियाँ सामान्य थीं तब 138 जो है वो शिप्स जो है वो डेली पास होते थे, जिनमें क्रूड, सामान और बाकी गैस, ये सारी चीज़ें होती थी। मार्च की शुरुआत से अब तक सिर्फ और सिर्फ 100 जहाज यहाँ से पास हुए हैं अब तक, जो प्रतिदिन 138 जो प्रतिदिन 138। इसका मतलब अब आप दुनिया भर में सप्लाई की सिचुएशन पर लगा लीजिए, गैस और आपका क्रूड, ये दोनों एक बड़ी बहुत ही आसान भाषा में आपने चीज़ों को समझाया सर। लेकिन एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गिरते रुपए पर आपका कमेंट चाहेंगे। 93.41 ऑल टाइम लो, मतलब समझिए कि अब 94 को भी हम लोग जो है पार करते हुए दिखेंगे। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा इम्पैक्ट आएगा, हालांकि कहा जा रहा है कि इंपोर्टर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी के लिए तो भाई बहुत चिंताजनक बात है सर। नहीं, आप ही एक खबर बता रहे थे कि आरबीआई ने लगभग $100 बिलियन की बिक्री की है ताकि रुपए को थोड़ा संभल किया जा सके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब 93 का लेवल रुपए ने ब्रीच किया है, तोड़ा है। और ये सरकार के लिए अभी एक बड़ी चिंता हो सकती, क्योंकि आप बड़े पैमाने पर हम इंपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पर अगर पूरा कंसंट्रेट किया जाए अगर फ्यूल्स पर, मतलब गैस पर और अगर ऑयल पर, क्रूड पे फोकस किया जाए तो आपका 80-90% का अगर आपका इंपोर्ट है और ऐसे टाइम पे 93 का लेवल ब्रीच करना, रुपए का उसके पार जाना, सरकार के खजाने पर भी एक बड़ा मतलब ऐसा जिसको बोलते ना कि आफतों का ढेर आ जाना, चौतरफा आफत आ जाना, वैसी सिचुएशन इस वक्त गवर्नमेंट के लिए है कि एलपीजी कैसे मैनेज करें, पीएनजी कैसे मैनेज करें और फॉरेक्स रिजर्व कैसे मैनेज करें, रुपए को कैसे मैनेज करें बेचारे, और मार्केट्स को भी सर ऐड कर दीजिए। चलिए सर, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देख